यदि आप भी चाहते हैं सीटेट में अच्छा स्कोर करना और यदि आप भी चाहते हैं मनोविज्ञान की अच्छी तैयारी करना तो अलवर हट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए और दोस्तों हर वीडियो को आप अच्छे से देखें, अच्छे से दोस्तों उस पर चिंतन मनन करें और अच्छे से उसको समझें। दोस्तों हम गारंटी देते हैं कि एग्जाम हॉल के अंदर जो आप प्रश्न देखोगे उनके उत्तर आपके सामने नाचने लग जाएंगे और दोस्तों आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व के संगठन के बारे में हमने पिछले सेशन में बात कर ली थी। दोस्तों इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। दोस्तों उस पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आप शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व की संरचना की। दोस्तों व्यक्तित्व की संरचना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्या है कि सिगमंड फ्रायड जो मनोविश्लेषणात्मकवादी सिद्धांत दिया था वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। उन्होंने उसको 4 भागों में डिवाइड किया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को। दोस्तों उन्होंने व्यक्तित्व का संगठन बताया था, व्यक्तित्व की संरचना बताई थी और आगे बताया था। व्यक्तित्व की संगठन की दोस्तों हमने बात कर ली थी, आज हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व की संरचना की। दोस्तों जो व्यक्तित्व की संरचना है फ्रायड के अनुसार मन के गत्यात्मक मॉडल से तात्पर्य, जो फ्रायड था फ्रायड ने गत्यात्मक मॉडल दिया। गत्यात्मक मॉडल से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिनके द्वारा मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। दोस्तों ऐसे साधन या प्रतिनिधि 3 होते हैं जिन्हें उपाहम, अहम एवं परम अहम कहा जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम उपाहम की। तो दोस्तों उपाहम होता है, उपाहम व्यक्तित्व का जैविक तत्व होता है अर्थात बायोलॉजिकल एलिमेंट होता है जिनमें उन प्रवृत्तियों की अधिकता होती है, उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो असंगठित होती हैं, कामुक होती हैं या फिर दोस्तों आक्रामकतापूर्ण तथा नियम को मानने वाली नहीं होती है। एक नवजात शिशु में दोस्तों प्रमुख रूप से उपाहम की प्रवृत्तियों की भरमार होती है। आगे बात करें उपाहम की प्रवृत्तियां आनंद सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती हैं। जो उपाहम की प्रवृत्ति होती है दोस्तों वो प्लेजर प्रिंसिपल वाला सिद्धांत होता है, आनंद सिद्धांत उस पर बेस्ड होती है। बाकी क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियों का मुख्य उद्देश्य आनंद देने वाली प्रेरणाओं की संतुष्टि प्राप्त करना होता है। इसे उचित अनुचित, विवेक अविवेक या फिर दोस्तों समय स्थान आदि से इनका कोई संबंध नहीं होता है, आदि से इनका कोई मतलब नहीं होता है। उपाहम चूंकि पूर्णतः अचेतन होता है, उपाहम होता है दोस्तों यह पूर्ण रूप से अचेतन होता है तथा इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता है। यदि बात करें क्या उपाहम का संबंध वास्तविकता से होता है, दोस्तों कतई उपाहम का संबंध वास्तविकता से नहीं होता है। और दोस्तों आगे बात करें कि मूलतः 2 प्रकार के प्रकरण को अपनाता है। जो उपाहम होता है दोस्तों ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रकरण अपनाता है। एक होता है दोस्तों सहज प्रक्रिया और दूसरा होता है दोस्तों प्राथमिक प्रक्रिया। अब दोस्तों इनके दोनों प्रकरणों को समझेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे सहज प्रक्रिया को। दोस्तों सहज प्रक्रिया में जो उपाहम होता है, उपाहम तनाव उत्पन्न करने वाले स्रोत के प्रति अपने आप अनुक्रिया कर तनाव को दूर करता है। ये हुई दोस्तों सहज प्रक्रिया की बात। और दोस्तों यदि इसके उदाहरण की बात करें तो खांसना, छींकना, आंख मिचकाना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। खांसना, छींकना या आंख मिचकाना किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? उपाहम में सहज प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे प्राथमिक प्रक्रिया की। प्राथमिक प्रक्रिया में व्यक्ति वैसे उद्दीपकों जिनसे पहले इच्छा की संतुष्टि होती थी उनके बारे में कल्पना कर संघर्ष या तनाव को दूर करता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें कि एक बच्चा पहले किसी खिलौने से खेलता था और दोस्तों अब हमने उसे वो खिलौना नहीं दिया तो बच्चा उसकी कल्पना करके और आत्म संतुष्टि करके बच्चा क्या है कि अपनी इच्छा की पूर्ति करता है तथा तनाव को दूर करता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो उदाहरण होगा यह प्राथमिक प्रक्रिया का उदाहरण होगा। अब हम बात करते हैं अहम की। तो दोस्तों अहम होता है जिसे दोस्तों अंग्रेजी में ईगो कहा जाता है। तो दोस्तों बात की थी हमने उपाहम में कि उपाहम का दोस्तों वास्तविकता से संबंध नहीं होता है बल्कि दोस्तों जो अहम होता है इसका वास्तविकता से संबंध होता है। अब हम अहम के बारे में जानेंगे। मन के गत्यात्मक पहलू का जो दूसरा पक्ष होता है वह दोस्तों अहम होता है। मन के गत्यात्मक पहलू का जो प्रथम पक्ष होता है दोस्तों वह होता है उपाहम जिसे दोस्तों ईड कहा जाता है। और दोस्तों जो दूसरा पक्ष होता है वह होता है दोस्तों अहम जिसे दोस्तों ईगो कहा जाता है। जन्म के कुछ दिन बाद तक बच्चा पूर्णतः उपाहम की प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है परंतु सामाजिक नियमों एवं जो नैतिक मूल्य होते हैं उनके कारण
उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, जिसके फलस्वरूप उनमें क्या है कि निराशा की भावना का अनुभव होने लगता है और उसका संबंध वास्तविकता से स्थापित होता है। बच्चे क्या है अहम में आने के बाद में ही बच्चे जब अहम में आ जाते हैं तो अहम में आने के बाद ही बच्चे क्या है कि वास्तविकता को समझ पाते हैं। आगे बताया गया है कि अहम को व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला या कार्यपालक शाखा माना गया है। किसको? अहम को। यदि प्रश्न आ जाता है सीटेट में कि व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला या कार्यपालक शाखा किसको माना गया है, तो दोस्तों अहम को माना गया है। अहम अंशतः चेतन, अंशतः अचेतन तथा अंशतः अचेतन होता है। इसलिए जो अहम होता है, अहम द्वारा इन तीनों स्तरों पर ही निर्णय लिया जा सकता है। जो अहम होता है, आपने देखा होगा दोस्तों चेतन था, चेतन के 3 स्तर बताए थे हमने, जो पिछला सेशन लिया था उसमें चेतन के 3 स्तर बताए थे, इसमें चेतन, अर्धचेतन और अचेतन की बात की थी। और दोस्तों उन तीनों पर जो कमांड करता है वो कौन करता है? अहम। अहम द्वारा इन 3 स्तरों पर ही निर्णय लिया जा सकता है। अब बात करेंगे हम पराहम की, और पराहम होता है दोस्तों उसको अहम से ऊंचा भी माना गया है। और दोस्तों जैसे जैसे बच्चा अपने माता पिता के साथ में तादाद में स्थापित करने लगता है तो दोस्तों जिसके परिणाम स्वरूप है यह सीख लेता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। और इस तरह के सीखने से पराहम के विकास की शुरुआत होती है। जब बच्चा सीख लेता है कि भाई क्या उचित है क्या अनुचित है दोस्तों, तब समझ लेना चाहिए कि अब पराहम की शुरुआत हो रही है। और आगे है कि पराहम को व्यक्तित्व की नैतिक शाखा माना गया है। दोस्तों देखा था हमने कि जो उपाहम था, जिसे दोस्तों ईड कहा गया था, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था और दोस्तों उसका वास्तविकता से संबंध नहीं था। फिर बात की थी हमने इनके बाद में ईगो की, जिसे दोस्तों हमने अहम कहा था, उसका वास्तविकता से संबंध होता है। जबकि दोस्तों जो पराहम है इसमें नैतिक लक्ष्यों की बात करता है कौन? परम अहम। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा माना गया है जो यह बतलाती है कि कौन सा कार्य अनैतिक है। यह आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित होती है। यदि बात करें पराहम की तो यह आदर्शवादी सिद्धांत पर जोर देती है और दोस्तों यह नैतिकता की बात करती है, यह नैतिकता की बात करती है। इस तरह से बचपन में सामाजिकरण के दौरान बच्चा माता पिता द्वारा दिए गए जो उपदेश होते हैं या जो दिए गए जो निर्देश होते हैं उनको अपने अहम में आत्मसात कर लेता है और यही बाद में पराहम का रूप ले लेता है। पराहम होता है दोस्तों, पराहम विकसित होकर के, जो पराहम होता है पराहम विकसित होकर के एक तरफ उपाहम की जो कामों की इच्छा होती है अनैतिक एवं आक्रामक प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है। हमने बताया था दोस्तों जो कि उपाहम होता है, उपाहम में बच्चे में कामुकता, अनैतिक एवं आक्रामक प्रवृत्तियां होती है, उन पर ये रोक लगाता है। वहीं दूसरी ओर अहम को वास्तविक एवं जो यथार्थ लक्ष्य होते हैं, जो रियलिस्टिक होते हैं, उन लक्ष्यों को हटाकर नैतिक लक्ष्यों की ओर ले जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपके लिए काफी अच्छे से मेहनत करते हैं, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपकी हार्दिक इच्छा हो तो अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।